फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे साइड राइजर के बारे में बात करेंगे। तो साइड राइजर को समझने से पहले राइजर को समझना जरूरी है। राइजर देखिए हमारे पास होता है कि मान लीजिए कि आप किसी प्रोडक्ट की कास्टिंग कर रहे हो और ये आपने अगर कास्टिंग किया हुआ है, आपका मान लीजिए कास्टेड प्रोडक्ट है, तो जब आप मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, मतलब इनिशियली आप कैविटी फॉर्म करेंगे, उसके अंदर आप मोल्टन मेटल पोर करेंगे, तो जब ये क्या होगा, मोल्टन मेटल जब सॉलिडिफाई होगा तो सिकुड़ेगा, ठंडा होगा, तो जब ठंडा होने के बाद सिकुड़ेगा तो ये डेफिनेटली क्या होगा, साइज इसका हो जाएगा छोटा। तो इसके लिए क्या है, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक इसको कुछ एडिशनल मेटल देने की रिक्वायरमेंट हमको हमेशा पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एडिशनल मेटल डिजाइन देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक अलग से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का डिजाइन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास अलग मटेरियल होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जब आपका सॉलिडिफाई होगा तो देखो, जब आप मोल्टन मेटल को पोर करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ से मोल्टन मेटल को पोर किया, तो मोल्टन मेटल को पोर करोगे तो ये भी पूरा फिल होगा और इसके साथ ये भी पूरा फिल होगा। तो उसके बाद आप पोर करके हटा दिया आपने, तो जब आप इसको कास्टिंग के लिए छोड़ दिए, बेसिकली 1 दिन 2 दिन इंडस्ट्री में छोड़ दिया जाता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपकी कास्टिंग है। तो वहां पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जब ठंडा होगी, जब आपको क्या होगा, ठंडा होने के बाद सिकुड़ेगा, तो जो एडिशनल मोल्टन मेटल चाहिए ये आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये शेप, इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। और ये जो राइजर है बेसिकली 2 तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। एक आपका राइजर ऊपर देंगे तो टॉप राइजर बोलते हैं, ऊपर भी तो देखिए काम चलाया जा सकता है। दूसरा जो होता है आपका, जो कि हम लोग साइड में यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड राइजर। और दोनों के केस में अगर बात करें तो डेफिनेटली आप ये बताइए, अगर आप दोनों को एक साथ अगर आप पोर करके छोड़े हो तो ऐसा ना हो कि ये सॉलिडिफाई, कैविटी में अगर आपकी कोई मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो रही है तो ये सॉलिडिफाई होने के साथ साथ आपका राइजर भी सॉलिडिफाई हो जाए, तब तो कहानी खत्म है। अगर कैविटी के सॉलिडिफाई होने से पहले अगर आपका राइजर सॉलिडिफाई हो गया तो इसको मटेरियल कौन देगा, और आपका राइजर देने का मतलब क्या हुआ। तो बेसिकली हमारा कभी भी जो राइजर का डिजाइन होता है, राइजर के डिजाइन में एक चीज हमेशा ध्यान रखा जाता है क्या, कि अगर मैं सॉलिडिफिकेशन टाइम को लेकर बात करूं, व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम, जो आपको सॉलिडिफाई होने के लिए टाइम कंज्यूम होगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं सॉलिडिफिकेशन टाइम को लेकर बात करूं तो ये आपका जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो राइजर का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या होगा, देर से सॉलिडिफाई होना चाहिए। तो डेफिनेटली सॉलिडिफिकेशन जो टाइम है वो राइजर का ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू कैविटी। ये आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। तो ये हमारे पास राइजर का डिजाइन हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और डेफिनेटली रहना भी चाहिए, क्योंकि ये जब राइजर क्या करेगा, यहाँ पर ये चीजें सॉलिडिफाई होगी तो इस मटेरियल को क्या करेगा, अंदर आपका क्या करेगा, ये जो आपका मोल्टन मेटल है इसको क्या सप्लाई करेगा। तो हमेशा एक चीज, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिजाइन होता है राइजर को डिजाइन करना। तो बेसिकली राइजर को हम लोग सिलेंड्रिकल शेप में लेते हैं, टॉप और साइड राइजर के बारे में लेते हैं। और इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करूंगा इस साइड राइजर का डिजाइन के बारे में। और डिजाइन का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हो क्या, मान लीजिए कि सपोज इसका डाया अगर हम लोग डी ले लेते हैं और इसकी अगर हाइट हम लोग एच ले लेते हैं, तो यहाँ पर साइड राइजर को लेके बात करें तो डाया और हाइट का आपको क्या दिखेगा, रिलेशन दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो आते हैं हम लोग ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर। तो देखिए, जैसा कि अगर बात करें ये सॉलिडिफिकेशन टाइम है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, दैट इज कॉल्ड कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इसका हम लोग अपोजिट बात करें तो ये क्या बनता है, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो कूलिंग किसकी फास्ट होनी चाहिए, डेफिनेटली अपोजिट हो जाएगा। तो कूलिंग किसकी फास्ट होनी चाहिए, कैविटी की। तो कैविटी का कूलिंग फास्ट होना चाहिए कंपेयर टू राइजर। और एक कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, दैट इज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो। सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का जो आप रेशियो निकालोगे ये आपको क्या शो करेगा, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पर इसी राइजर के लिए हम लोग क्या है, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक निकालने वाले हैं। तो आइए एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये हमारे पास क्या इस तरीके का कोई सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में मान लीजिए कि इसका अगर बात करूं तो मान लो इसका हाइट आपको h मिला हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका डाया आपको क्या दिखेगा, d दिखेगा।
और यहाँ पे मुझे इसका हाइट और डाया को लेके कुछ इस तरीके से चीजें डिजाइन करनी है कि हाइट और डाया का क्या रेशियो मिले। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं निकालता हूँ सरफेस एरिया की कहानी, तो इसका सरफेस एरिया मुझे कितना दिखेगा। अगर मैं सरफेस एरिया को लेके बात करूँ तो सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो आपका ये पेरीमीटर है दैट इज द पाई डी एल, तो ये हमको मिला हुआ है पाई डी एल, प्लस ये अगर आप देखोगे क्रॉस सेक्शन में क्या है दैट इज द पाई बाई 4 डी स्क्वायर, लेकिन ऊपर नीचे दोनों है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। तो ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको किसके लिए मिला हुआ है, सरफेस एरिया के लिए। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, अगर इस कंडीशंस के लिए मान लीजिए मैं वॉल्यूम, देखो यहाँ डी और एच है यहाँ पर, तो एच लिखता हूँ। डी और एच दो वेरिएबल है, इस दोनों वेरिएबल को देखो आप किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करते हो तो क्या करते हो, डिफरेंशिएट और इक्वल टू 0। लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कोई वेरिएबल टर्म्स चाहिए। यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल टर्म्स को लेके बात करूं तो इसमें कौन सा टर्म्स आपको वेरिएबल टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखो ये डी और एच की बात कर रहे हैं, दोनों टर्म्स आपके वेरिएबल है। क्यों ना एक काम किया जाए, इसको हम लोग एक सिंगल टर्म्स में रिप्लेस कर लेते हैं। किस तरीके से, देखो वॉल्यूम इक्वल टू आपका क्या होता है दैट इज द पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, यही होता है। यहाँ से आप एच की वैल्यू निकालोगे तो एच की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ज्यादा बेटर है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम इक्वल टू आपको क्या मिलेगा दैट इज द पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, और अगर आप एच की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको क्या मिलेगा दैट इज द 4v अपॉन पाई डी स्क्वायर, यही तो हमको मिलेगा एच की वैल्यू। अब ये जो एच की वैल्यू आई हुई है, इस एच की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे आपको सरफेस एरिया जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा पाई डी। एच की वैल्यू आपको क्या मिल रही है दैट इज द 4v अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये आपको मिला, प्लस और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा दैट इज द पाई बाई 2d का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको क्या मिला है दैट इज द सरफेस एरिया। दूसरा चीज अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो अब आपका क्या इस टर्म्स को सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा पाई डी से कहानी कैंसिल है, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या 4v बाई डी प्लस पाई बाई 2 इंटू डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है दैट इज द डी के फॉर्म में। तो अब आप क्या करिए, इस सरफेस एरिया को डी जो आपका वेरिएबल है उसमें डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू डी। तो जब आप डी के रेस्पेक्ट पे करोगे तो डी, और ये आपका जो डी मैंने लिखा है दैट इज फॉर डाया, और यहाँ पर ये आपका जो है सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू आप क्या करोगे 0 पुट करोगे, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4v बाई डी, तो 4v बाई डी तो 4v तक तो ठीक है, 1 बाई डी का क्या हो जाएगा d की पावर -1 दैट इज द -1 बाई डी का स्क्वायर, यही तो होगा, प्लस आपको दिया हुआ है ये आपका पाई बाई 2 डी स्क्वायर है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 तक तो ठीक है, डी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ डी दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको इधर ट्रांसफर करो, 2 की कहानी खत्म है, तो ये आपको मिलेगा 4v बाई डी का स्क्वायर। देखो ये माइनस को इधर ट्रांसफर कर लो या इसको कर लो, माइनस की कहानी खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिला दैट इज द पाई डी। क्लियर है यहाँ तक। अब इस चीज को समझिए आप, यहाँ से अगर आप v निकालोगे तो क्या होगा पाई बाई 4 डी का क्यूब। यहाँ से जब हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो ये वॉल्यूम हमको क्या मिलेगा दैट इज द पाई बाई 4 डी का क्यूब, यही तो आया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ओरिजिनल वॉल्यूम देखें तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है दैट इज द पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, यही होता है। ये दोनों को कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या मिलेगा दैट इज डाया इक्वल टू हाइट, यही तो है। मान लो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा दैट इज डाया इक्वल टू हाइट। मतलब आपका जो राइजर का डिजाइन होना चाहिए वो इस तरीके से होगा कि डाया और हाइट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए फॉर द साइड राइजर। क्लियर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास डाया इक्वल टू हाइट का जो रिलेशन आया हुआ है, इस चीज को उठा के आप क्या करो, एक बार इसमें रख देते हैं हमारा किस में, जो हमारा कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आया हुआ है, तो हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर जैसा कि मैं बात करूँ तो देखिए क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बात कर रहे हैं, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हमारे पास जो निकल कर आया हुआ है दैट इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम, यही तो आएगा।
अब ये बताइए सरफेस एरिया आपको क्या मिलेगा। तो सरफेस एरिया तो पहले आप एज इट इज ये निकालो, पाई डी एच यही था, प्लस ये आपको क्या मिला था, ट्वाइस ऑफ पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, डेट इज द पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, यही तो मिलेगा। अब आप आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आप देखिए पाई, ये आपका जो कंडीशन है डी इक्वल टू आपको एच पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डी इक्वल टू एच पुट कर रहे हैं ऑप्टिमाइज कंडीशन के लिए। जब आप ये वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा पाई डी का स्क्वायर प्लस ये आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा ट्वाइस, अच्छा ये आपको क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ये अगर आप देखोगे तो इसको एज इट इज रहने तो पाई बाई 4 ही कॉमन ले लेंगे, तो ट्वाइस ऑफ आपको क्या दिख रहा है, डेट इज द पाई बाई 4 डी का स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपको क्या मिल रहा है, डेट इज द पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर को आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास कंडीशन आपको दिख रहा है ये आपको दिखेगा, डेट इज द पाई बाई 4 डी का स्क्वायर, ये हमने ले लिया कॉमन। तो जब ये कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, देखो पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ भी आपका कॉमन है, तो यहाँ पर क्या है 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको क्या मिलेगा, डेट इज द 4, और यहाँ पे आपको क्या मिला 2, तो ये आपको मिला 4 प्लस ये आपको क्या मिला 2, और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, देखो डी स्क्वायर एच है तो इसको हम लोग डी क्यू कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डेट इज द डी, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डी बाई 6, ये आपको क्या मिला फाइनली डी बाई 6। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो ये चीजें जो हमारी यूज हुई है कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए यूज हुआ है, और कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक में हमारा जो फाइनली कंडीशन आया हुआ है वो हमारा क्या है, डी बाई 6। तो आपसे एग्जाम्स में डेरिवेशंस के लिए पूछा जाता है, इजी डेरिवेशन है, टफ नहीं है। ये कंडीशन आया हुआ है, जो डाया और हाइट आपको सेम रखना है, और यही डाया और हाइट को हमने उठा के यहाँ रखा हुआ है, तो आपको कंडीशन क्या मिला हुआ है, डेट इज डी बाई 6। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।